प्रोटीन हर कोई चाहता है कि उसे लगातार मिलता रहे। प्रोटीन को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन बॉडी में प्रोटीन की अधिकता से सेहत बिगड़ सकती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आमतौर पर एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए इसका खूब सेवन करते हैं, लेकिन एक स्टडी की माने तो बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा अगर हो जाए तो हार्ट संबंधी और दूसरे ऑर्गन संबंधी खतरे हो सकते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन कितना, उसका दायरा क्या हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन को लेकर जागरूकता के साथ साथ उसका अतिरेक भी बढ़ा है। हर बात पे प्रोटीन लेना, ये मानकर चल लेना कि प्रोटीन ही आपको दीर्घायु, निरोगी और एक सुंदर काया देगा, एक सुडौल काया देगा। तो इसलिए बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी वर्कआउट के या बिना किसी ऐसे रूटीन के जिसमें प्रोटीन के खपत हो सके, लोग अनाप शनाप प्रोटीन की मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर से युवा वर्ग में आजकल ये प्रचलन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं आज। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आयरन और कैल्शियम की ही तरह हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी तत्व है, लेकिन आजकल एथलीट हो या बॉडी बिल्डर या फिर युवाओं की एक बड़ी फौज जो अपने डोले शोले बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर का खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसी प्रोटीन की बॉडी में अधिकता हो जाती है तो ये सेहत के लिए खतरा बन जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों की स्टडी की माने तो बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हार्ट डिजीज का जोखिम पैदा कर सकता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। ये हार्ट से जुड़ी बीमारी है। इसमें प्लाक के जमाव से धमनियां काफी सख्त होने के साथ सिकुड़ जाती हैं। स्टडी के मुताबिक प्रोटीन युक्त 22% से अधिक कैलोरी वाले आहार से धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी में प्रोटीन की अधिकता से केवल हार्ट को ही खतरा नहीं होता, बल्कि प्रोटीन की अधिक मात्रा किडनी को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव बनता है और किडनी में स्टोन बनने की आशंका बढ़ जाती है। किडनी में प्रोटीन के जमा होने से पेट के अंदर एसिड बनने की आशंका बनी रहती है। इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है और पेट फूलने के साथ कब्ज की शिकायत हो सकती है। एक हेल्दी व्यक्ति डेली 69 से 102 ग्राम प्रोटीन ले सकता है। यदि कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा है तो उसे डेली 68 से 82 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वजन के मुताबिक अगर प्रोटीन की जरूरत की बात करें तो एक वयस्क पुरुष के लिए रोजाना शरीर के प्रति किलोग्राम वजन का 0.84 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर किसी पुरुष का वजन 85 किलोग्राम है तो उसे करीब 71 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। वहीं वयस्क महिलाओं के लिए रोजाना प्रति किलोग्राम वजन पर 0.75 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर किसी महिला का वजन 70 किलोग्राम है तो उसे करीब 52 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रति किलोग्राम वजन पर डेली सेवन 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। फिलहाल एक कप दूध में आमतौर पर 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो वहीं एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आमतौर पर हमारी आपकी डाइट में मीट, चिकन, अंडे के जरिए प्रोटीन की भरपाई हो जाती है। वहीं शाकाहारियों के लिए दूध, फलियों वाली सब्जियां, मूंगफली, नट्स और दालें प्रोटीन के बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी से एडिमा यानी बॉडी में सूजन, बालों का झड़ने जैसे सामान्य से लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में प्रोटीन की कमी ना हो पाए ये तो ध्यान रखना ही है। साथ ही ये भी समझना होगा कि बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन सेहत को बीमार भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य मामलों पर लगातार टिप्पणियां भी करते हैं। उनके बहुत सारे इंसाइट्स हमें लगातार मिलते रहते हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हेल्थ केयर में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह, हेड नेफ्रोलॉजी यथार्थ हॉस्पिटल में। डॉक्टर उपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट
डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली हमारा एक कार्बोहाइड्रेट रिच खाने की आदतें रही हैं और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है हमारा। ऐसे में हम देख रहे हैं, इन दोनों पृष्ठभूमियों के साथ हम देख रहे हैं कि अचानक भारतीय प्रोटीन रिच डाइट की तरफ चले गए हैं। वो भी पूरा ये जो ट्रांजिशन है बड़ा अनाप शनाप सा है। कितने बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं सर इसके साथ? जी दीपक जी, आपने बहुत ही एक कहिए कि रेलिवेंट सवाल किया है मुझसे। और जो आपने जिस स्टडी की बात की है, जो अभी न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई थी, फरवरी माह में पब्लिश हुई है, अभी रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट हो रही है। देखिए, ये स्टडी जो की गई थी, एक एनिमल स्टडीज़ है, माउस पे किया गया था। तो हमारे देश में निश्चित तौर पे एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि आपको कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीजेस से दूर रहना है, ओबेसिटी से दूर रहना है, मसल मास को प्रिजर्व करना है, तो आपको प्रोटीन खाना है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट जो हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल जो है, देखिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है नॉर्मल आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए। जब आप 1.2 ग्राम से ऊपर बढ़ जाते हैं तो इसको हाई प्रोटीन डाइट बोलते हैं। खास करके जितने जिम गोअर्स हैं या जो हमारे यूथ हैं, वो प्रोटीन का कोई समझ नहीं है उनको। वो प्रोटीन शेक भी पीते हैं, फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, 10 अंडे भी खा जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ कहना है कि देखिए, ये स्टडी के पहले एक मेटा एनालिसिस हुई थी, करीब करीब 14 स्टडीज़ को उन्होंने देखा था। वो ह्यूमन स्टडीज़ थे, उसमें देखा गया था कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से वो कोई ऐसा नहीं था उसमें कि हार्ट अटैक बढ़ गया या उसमें कोई स्ट्रोक के रिस्क बढ़ गए। लेकिन उसमें भी ये देखा गया था कि ये जो बोलते हैं एमटॉर सिग्नलिंग, जो मैक्रोफेजेज होते हैं, जो आप समझिए कि बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डेब्रिस को खाते हैं, वो मैक्रोफेजेज के नंबर टिश्यूज़ में काफ़ी बढ़ गए थे। और इस स्टडीज में देखा गया कि इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, या जो धमनियाँ हैं उनकी लाइनिंग पे चर्बी जम जाता है। तो निश्चित तौर पे ये ल्यूसिन मीडिएटेड, एक अमीनो एसिड से ल्यूसिन, उसके मीडिएटेड ये इफेक्ट देखा गया था। डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए थे हार्ट में, तो इस वजह से उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस देखा गया था। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि एक एनिमल स्टडीज़ थी, अभी जो और पुराने स्टडीज़ हैं उसमें 2 तरह के रिजल्ट आए हैं। देखिए, जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन हैं उनके साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ा है, स्ट्रोक बढ़ा है, लेकिन प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और रिसर्च की ज़रूरत है। बट निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लार्ज अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है, हार्ट को, खास करके किडनी को। किडनी में जो भी इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया या क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, मैं वो डॉक्टर उपेंद्र के लिए छोड़ देता हूँ। बट निश्चित तौर पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो बढ़ रहे हैं, खास करके जो लोग एनिमल प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। आपने सही कहा कि 70 साल की उम्र के बाद, या कोई बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा है या जिम कर रहा है, उसके लिए थोड़ी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन जो है वो नुकसान देता है। खास करके मैं ये स्पेसिफाई करूँगा कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो आप एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों में जो चर्बी जमने, जो जड़ है हार्ट अटैक का, जिसको हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है, यही एथेरोस्क्लेरोसिस रप्चर होकर ब्लड के साथ मिलके क्लॉट बनाता है। तो उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और बिल्कुल मुझे लगता है एक ट्रेन डाइटिशियन से आप अपना डाइट सेट कराइए। ऐसे नहीं कि आप 25% 30% प्रोटीन खा रहे हैं। इस स्टडी में भी कहा गया कि 22% से आपकी टोटल जो एनर्जी या कैलोरी कंजम्पशन है प्रोटीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Absolutely. सावधानी की ज़रूरत है दीपक जी। बिल्कुल सर। और ये देखिए, मैं इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में इसलिए हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में भी कहा कि हम दशकों तक हम न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट रहे, अभी भी है, एक बड़ा तबका अभी भी है। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है ये हमें मालूम नहीं था, और कार्ब बेस्ड हमारा जो परंपरागत जो हमारा खाना रहा है वो रहा है। अब ये सारा और अचानक से शिफ्ट, और इसमें डॉक्टर उपेंद्र सर के पास में आना चाहूँगा। डॉक्टर उपेंद्र, और इसमें ये लगातार ग्रो होता बिलीफ
कि साहब प्रोटीन इज बेटर, और इसमें भी एक एग्रेसिव मार्केटिंग सप्लीमेंट कंपनीज की, ग्लोबल फिटनेस कल्चर आ गया है, ये एग्रेसिव मार्केटिंग कल्चर, तो ये लगातार इस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि प्रोटीन इज बेटर। यस ऑफ कोर्स प्रोटीन इज बेटर, प्रोटीन हम सबको चाहिए, लेकिन वो कितना चाहिए, उसका सोर्स क्या हो, उसके कंजम्पशन के बाद उसको पचाने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसका जानकारी ना होना, ये हमारी किडनियों पर कितना बड़ा असर डाल रहा है डॉक्टर उपेंद्र सिंह सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और अगर मैं पिछले 2 डिकेड्स की प्रैक्टिस की बात करूं तो ये जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि जो जिम ओनर्स हैं, जो जिम कराते हैं लोगों को, उनको किडनी डिजीज डेवलप हो रहे हैं। माय गॉड। और ख़ासतौर से जो यूथ है, बेसिकली 25 साल के लड़के हैं, 26 साल के लड़के हैं, 28 साल के लड़के हैं, वो बहुत जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, और उनको प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जाता है वहाँ के रिकमेंडेशन के हिसाब से। और ये मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो जिम ओनर्स हैं, जो ट्रेनर्स रखते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज लोगों को कराते हैं, उनको किडनी डिजीज डेवलप हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कितना प्रोटीन लेना है और क्या सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का। तो अगर मैं बात करूं सोर्स की, तो वेज प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन है खाने के लिए, राइट? जैसे डॉक्टर मनोज ने अभी बताया, अपर लिमिट इज़ 1.2 ग्राम पर केजी, सेफ लिमिट है 1 ग्राम पर केजी इज़ वेरी सेफ लिमिट। 1.2 से ऊपर आप जाते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। तो जो लोग लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट लेते हैं, अब सप्लीमेंट क्यों लेते हैं? या तो मसल बिल्डिंग के लिए लेंगे या वेट लॉस के लिए लेंगे, या कुछ डिजीज़ में कुछ लोग रिकमेंडेशन कर देते हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, हालांकि कोई डेटा नहीं है कि हाई प्रोटीन डाइट इन चीज़ों को करेक्ट करती है। तो जो लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। अगर किडनी की बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट, स्पेशली जो एनिमल ऑरिजिन की प्रोटीन, जैसे प्रोसेस्ड मीट है, रेड मीट है, यहाँ से जो प्रोटीन आ रहा है, दैट कॉजेज इन देयर सर्टेन डेटा कि वो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज करते हैं। दे कॉजेज हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी टू द किडनीज एंड कॉजेज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ सीकेडी। या अगर सीकेडी डेवलप नहीं हो रहा है तो दे कैन लीड टू प्रोटीनूरिया, प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है किडनी से। अभी 4 घंटे पहले की बात है, मेरा डॉक्टर कुलीग है, उसका 15 साल का लड़का है, उसका डेली का शेड्यूल यही है कि वो डेली बेसिस पे 2 बार कम से कम नॉनवेज खाना खाता है, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसकी वेज और नॉनवेज दोनों चलती हैं। नॉनवेज का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। उसको प्रोटीन लीकेज शुरू हो गई किडनी से। उनकी मदर बहुत चिंतित, वो आए कि हमारी बात तो सुनते नहीं है, आप इनको समझा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से लेके बड़ों तक सभी में हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो सकता है, या जिन लोगों को पहले से डिजीज़ है किडनी का, उनका डिजीज़ बढ़ सकता है, या किडनी डिजीज़ नहीं भी है तो प्रोटीन लॉस हो सकता है। प्रोटीन लॉस अपने आप में किडनी डिजीज़ इंड्यूस करता है। तो जो प्रोटीन लॉस ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रहा है, वहाँ ट्यूब्यूल डैमेज करती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है, जो लेटर ऑन सीकेडी में डेवलप हो जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिमिट है, प्रोटीन का लिमिट है 1 to 1.2 सेफ लिमिट है। वेज सोर्स ज़्यादा अच्छे हैं बशर्ते कि नॉन वेज सोर्सेज से। और एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन लॉस मतलब जो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, जो प्रोटीन कम लेने वाली, जो मालन्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट है, वो भी ना हो। तो जो अभी एक डिस्कशन हुआ कि 0.8 ग्राम पर केजी पर डे है, उससे नीचे जाएंगे तो मालन्यूट्रिशन डेवलप होगा। तो एक लिमिट है, 0.8 लिमिट है, और इस लिमिट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और थैंक्स टू यू सर कि आपने कुछ एग्जांपल्स भी दिए अपने आसपास के, जिससे हमें बहुत बेहतर तरीके से ये समझने में मदद मिल रही है कि एग्जैक्टली इसके खतरे कितने ज़्यादा हैं। अब डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर इंडियंस में लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन अबाउट बैलेंस न्यूट्रिशन है। मतलब न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, और दूसरी तरफ जो है प्रोटीन के बारे में अतिरेक है जानकारियों का। अब आप इंडिविजुअली किसी से पूछ लीजिए कि प्रोटीन क्या करता है, हर घर में आपको व्हाट्सएप डॉक्टर मिल जाएंगे, वो बता देंगे साहब कि प्रोटीन ऐसा करता है, ये करता है, इसमें प्रोटीन खाना चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति ये बता देगा जी इतने कार्ब्स ले लेने चाहिए। आजकल कैलोरी काउंट्स बड़े हो गए हैं, घर घर में लोग चार्ट बनाने लग गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आने लगे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है सर, नॉलेज नहीं है। तो ये कितना बड़ा खतरा है डॉक्टर प्रत्यक्ष? देखिए, मैं पिछले 17 सालों से वेट लॉस इंडस्ट्री चला रहा हूँ। एज बीइंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं एक चीज कहूंगा, मैं रोज बड़े सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, और ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि लैक ऑफ नॉलेज जो है ना,
वो कुछ इस कदर है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी डिस्क्राइब करा लोगों के बारे में, लोग अक्सर क्या करते हैं, वो ये चीज तो समझ जाते हैं कि मुझे दिन की पर केजी या पर बॉडी वेट के हिसाब से या पूरे दिन की कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, पर लोग ये इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो प्रोटीन और किन किन चीजों से मिल रहा है। प्रोटीन आप ये देखिए कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाने अनजाने में हर चीज से ही ले रहे हैं, चाहे वो दूध है, पनीर है, दही है, रोटी है, या मैं कहता हूँ खीरा ही क्यों नहीं है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि लोगों को लगता है खीरे में प्रोटीन होता है, खीरे में भी 0.1 समथिंग प्रोटीन होता है। तो अगर जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइट से भी हमें कहीं ना कहीं, मान लो मैं कहता हूँ कि पूरे दिन में एक आदमी 4 से 5 रोटी खाता है, तो लगभग आप ये देखिए कि वो 15 ग्राम तक प्रोटीन ले लेता है। चने खाता है अगर जो एक कटोरी काले चने लेता है तो उसमें भी लगभग 15 ग्राम तक प्रोटीन ले लेता है। तो उदाहरण के लिए अगर जो एक आदमी का वजन 60 किलो है तो उसे लगभग लगभग 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो 55 ग्राम प्रोटीन अगर जो लेने की जरूरत है, तो आमतौर पे जब जिम ट्रेनर्स की बात आती है या किसी एक्सपर्ट की बात आती है तो वो क्या कहते हैं कि जी आप ये पर्टिकुलर प्रोटीन लेना शुरू कर दो। एक स्कूप जो है वो लगभग 25 से 30 ग्राम का होता है। तो आप ये देखो कि जितनी पूरे दिन में अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी वो एक ही स्कूप से पूरी कर लेता है, और उसके बाद वो अपनी प्रोटीन रिच डाइट भी लेता रहता है, क्योंकि उसको जिम ट्रेनर ने कहा है कि टू मेक अ हेल्दी बॉडी कहीं ना कहीं प्रोटीन ज्यादा लेना शुरू कर। तो देखिए यहाँ पे आके एक कैलकुलेटिव प्रोटीन लेना जरूरी है, और चिकित्सक के साथ अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना जरूरी है कि कितनी बॉडी है, और एक डीप नॉलेज की जरूरत है। दूसरी बात एक जो बड़ी ध्यान देने वाली है कि जब बॉडी बिल्डिंग के लिए या जिम जाने के लिए प्रोटीन बताया जाता है तो यहाँ पे एक चीज को डिफाइन करिए कि आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या जस्ट फॉर फिटनेस जिम जा रहे हैं। अगर जो आप जस्ट फॉर फिटनेस जिम जा रहे हैं तो आप रूटीन का जो घर का प्रोटीन है, काले चने ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, पनीर 100 ग्राम पनीर के अंदर ही लगभग 31 से 32 ग्राम प्रोटीन होता है। जितना एक स्कूप वे प्रोटीन के अंदर होता है उतना खाली पनीर 100 ग्राम पनीर से मिल जाता है। करेक्ट। तो आप हेल्दी चीजों की तरफ जा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है न्यूट्रिएंट्स की। यानी कि आपके पास वो सारी की सारी चीजें, साधन मौजूद हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये तय करना पड़ेगा आपको कि आपके गोल्स क्या हैं, प्रोटीन लेने के गोल्स क्या हैं, और क्या आपने चिकित्सीय देखरेख में प्रोटीन लेने की सलाह ली है किसी से, या अपने से ही देखा देखी का आपने कर दिया। इसके बहुत दीर्घकालीन रिपरकशंस हो सकते हैं, जो डॉक्टर मनोज ने भी बताया, डॉक्टर उपेंद्र सर ने बताया। हार्ट, किडनी और इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर भारद्वाज के पास भी लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, फटाफट से आते हैं और ब्रेक के उस पास पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो गई है या प्रोटीन की कमी हो गई है। इसके कुछ लक्षण भी होंगे जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रोटीन जो कि एक बहुत ही इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, हम सब के लिए, लेकिन उसका एक्सेस इनटेक हेल्थ के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है आपको। और ख़ास तौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय पॉपुलेशन जो है वो हाई प्रोटीन डाइट के अकस्टम्ड नहीं है। हम लोग, हमारा ये परंपरा नहीं रही है। अचानक से हम लोग जो ये प्रोटीन करने लगे हैं बिना डॉक्टरी चिकित्सीय देखरेख के, इसके क्या क्या रेपरकशंस हैं। आई एम श्योर आज हर एक दर्शक अपने परिवार के साथ इस मुद्दे को रिलेट कर रहा होगा, इसीलिए हमने प्रोटीन पर यह खास चर्चा का आयोजन किया। डॉक्टर मनोज के पास चलते हैं। सर, कुछ ऐसे लक्षण जब हमें थोड़ा सा संकेत समझ जाने चाहिए कि प्रोटीन ज्यादा हो रहा है और समझ जाना चाहिए। देखिए, हमारे देश में हाइपोप्रोटीनीमिया या मतलब प्रोटीन का कम होना और साथ में आपका जो हीमोग्लोबिन का कम होना, जिसको कहते हैं कि एनीमिया, तो हाइपोप्रोटीनीमिया और एनीमिया के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपके बॉडी में सूजन आती है और आपके की हीमोग्लोबिन कम होती है। लेकिन देखिए, टेस्ट करके भी, आप ब्लड टेस्ट करके भी, जैसे टोटल प्रोटीन आप प्लाज्मा का चेक कर सकते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इसी तरीके से कुछ रैपिड मार्कर्स हैं, प्री एल्बुमिन है, ट्रांसफेरिन है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, आपका जो प्रोटीन स्टेटस है बॉडी का वो क्या है। तो मुझे लगता है कुछ साधारण से टेस्ट हैं, उससे जान सकते हैं। लक्षण ज़्यादा प्रोटीन होने पे क्या होगा, ज़्यादा प्रोटीन होने में जैसे मान लिया आपको यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है तो आप पेशाब करने जाते हैं तो झाग सा लगता है, ये जैसे प्रोटीन्यूरिया का एक लक्षण है। आप सेडिमेंट करता है वो प्रोटीन, थोड़ा सा कलर भी यूरिन
का चेंज हो जाता है, टर्बिड सा हो जाता है। बट मुझे लगता है लक्षण हाई प्रोटीन के कम हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया के ज़्यादा हैं। जैसे अगर बॉडी में सूजन है, पैरों में सूजन है, पूरा जनरलाइज्ड एनासार्का या बॉडी पूरी स्वेल हुई है, तो ये लो प्रोटीन का इंडिकेटर होता है। एग्जैक्ट आपको प्रोटीन मेजर करना है तो ब्लड टेस्ट है, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्री एल्बुमिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रोटीन टेस्ट है जो आपको रैपिड इंडिकेटर है आपके प्रोटीन स्टेटस का आपके बॉडी में। ये वो मार्कर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और बिना इस तरह के मार्कर्स की पड़ताल किए हुए आप प्रोटीन इंटेक के बारे में कोई अपने से फैसला न लें, यही सलाह दी जाती है। डॉक्टर उपेंद्र, खास तौर से किडनी के लिए आप क्या संकेत वो मानते हैं सर? कोई टेस्ट आप रिकमेंड करना चाहें, कोई अपनी डाइट चेंज करना चाह रहा है, कोई हाई प्रोटीन पे जाना चाह रहा है, तो कोई टेस्ट आप रिकमेंड करना चाहें या कुछ टेस्ट में कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो थोड़े से अलार्मिंग हो जिनके लिए? हाँ, देखो अभी जैसे लक्षण की बात हुई, जैसे हाई प्रोटीन के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा या आप कभी भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि इन लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, दे आर इरिटेबल पीपल। जब एक्सेस प्रोटीन बॉडी में होता है तो ऑटोमेटिकली फुलनेस की फीलिंग होती है एंड फाइबर कट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कट हो जाते हैं इनकी डाइट से। सो ऐसे लोगों में कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। इनकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की क्वालिटी चेंज हो जाती है, बैड ब्रीथ होनी शुरू हो जाती है, अमोनिकल जो कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है, तो इनकी जो श्वास है उसमें गंध आने लगती है और आसपास लोग उनको मतलब उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। और नौशिया है, इरिटेबिलिटी है, मूड चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें अगर कोई लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं और उनमें हो रही हैं तो इसका मतलब प्रोटीन अधिकता से जा रहा है। तो ये कुछ हाइपर प्रोटीन के कुछ इस तरह के नॉन स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं। जहाँ तक किडनी की सवाल है तो किडनी में हमें प्रोटीन ज़रूर चेक करना है, प्रोटीन की यूरिन माइक्रोस्कोपी रिपोर्ट है या फिर क्वांटिफिकेशन है, उसको चेक करना है। एज सच मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर बहुत ज़्यादा नहीं है उसके लिए भी, बट यस जो क्रेटिन है, यूरिया है, यूरिन माइक्रोस्कोपी है एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ यूरिन है, उसको ज़रूर चेक करते हैं जहाँ तक किडनी का सवाल है। ल्यूटली सर, यानी कि सिंपल जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट है, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद उनके मार्गदर्शन में आप ये टेस्ट करवा लें। अगर आपको कोई डाइट में चेंजेस करने हैं और आपको लगता है कि प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं आप, और दूसरे जो लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों पर जरूर ध्यान रखें। अब डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, आम धारणा ये है, अब मूल प्रश्न ये है कि साहब मैं प्रोटीन की डाइट क्यों बदल रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन की तरफ क्यों जा रहा हूँ? तो आम धारणा ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट कम खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, तो साहब मेरे को तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं तो अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लूँगा। या कई लोगों को कह दिया जाता है कि साहब अंडे से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा फिर चिकन की तरफ जाओ, फिर ऐसे ऐसे करके प्रोटीन बढ़ाओ। तो क्या ये धारणा सही है कि मैं मांस अंडा नहीं खाता इसलिए मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है? देखिए, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, बहुत अच्छे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं हमारी डाइट्स के अंदर। देखो, मैं दीपक जी एक चीज कहूंगा कि जब बात सप्लीमेंट्स लेने की आती है या जब बात आती है कोई विटामिन लेने की, तो कहीं ना हमारे जो हम लोगों के अंदर कमी है कि हमें लगता है कि हमें जब कह दिया जाता है यार ये विटामिन पर्टिकुलर लोगे ना, इससे तुम सेहतमंद हो जाओगे, इससे तुम्हारा दिल मजबूत हो जाएगा। पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजीरियस, अत्यधिकता हर चीज की कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है मैं इस पर्टिकुलर विटामिन को खा के सुंदर बन जाऊंगा, इस पर्टिकुलर विटामिन को खा के सेहतमंद बन जाऊंगा। तो जब प्रोटीन की बात आती है तो सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों? अगर जो आपको रिक्वायरमेंट आपको लग रही है कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो एक सवाल अपने आप से यहाँ पूछना जरूरी है कि मुझे सप्लीमेंट, मैं अपना जो खाना खा रहा हूँ, आप देखो जब हम लोग गूगल करते हैं, लोग हमेशा गूगल करके ये चीज निकाल लेते हैं कि मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। क्या वो ये चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते कि खाने की कितनी मात्रा में किस चीज के अंदर कितना प्रोटीन है? वो भी अगर जो कैलकुलेट कर लेना, तो आप ये देखिए कि मैं अगर जो अपनी बात करूं, मेरा अपना वेट लगभग 78 kg है। मैं लगभग पूरे दिन का अपना जब मैं प्रोटीन काउंट करता हूं तो पूरे दिन के अंदर खाना मेरा इतना हो जाता है जितने प्रोटीन की मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत है कि हम लोग किसी भी एक्स्ट्रा किसी सप्लीमेंट की तरफ जाएं। सप्लीमेंट्स की जो मार्केट चलती है ना, वो हमेशा इस बात को लेकर चलती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ले लो, आपको बेटर इफेक्ट ही होगा। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे रूल रेगुलेशंस के अंदर कमी आ जाती है। एक्सेस की हर चीज की साइड इफेक्ट होते हैं। एक्सेस प्रोटीन अगर जो लिए जाते हैं, अभी आप देखो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने ही बताया था, कई बार क्या होता है कुछ डाइटिशियंस या जिम ट्रेनर्स जो एक्चुअली ट्रेंड नहीं है, वो किडनी पेशेंट्स तक को भी प्रोटीन बताते हैं। अभी मेरे पास रिसेंट एक केस आया जिसके अंदर एक किडनी पेशेंट, उसका क्रेटिनाइन हाई था और उसे भी प्रोटीन बता रखा था। तो यहाँ पे आके ना कैलकुलेट करना किडनी में, मुझे लगता है कि शो के आखिरी हिस्से में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठा दिया।
और इसको मैं सम अप करूं तो एक तो फिटनेस इंडस्ट्री का रेगुलेशन और न्यूट्रिशन के बारे में सही एजुकेशन, चाहे आप न्यूट्रिशन को स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस करिए, अवेयरनेस तो ठीक है हम लोग बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बढ़ाते हैं, सब लोग बढ़ा रहे हैं, बट इसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक आम लोगों तक ये एजुकेशन जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये अनाप शनाप जो प्रोटीन का उपयोग है, या तो कम उपयोग या तो ज़्यादा उपयोग, दोनों घातक हो सकता है। आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण आपने इनपुट्स दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर उपेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।